हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एडवोकेट ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी और मैं आप सब लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सब लोगों के समक्ष भारतीय न्याय संहिता 2023 पर हिंदी माध्यम में पूर्णतया निःशुल्क बैच लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूं। ये बैच हिंदी माध्यम के सभी छात्रों की अत्यधिक मांग को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। इस बैच में मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को आप सब लोगों को सीधी सरल भाषा में पढ़ाया और समझाया जाए और साथ ही साथ जहां आवश्यकता है, जहां ज़रूरत है, वहां विधि शब्दावली का भी उचित प्रयोग किया जाए। तो आइए सीधे आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग उपहति, घोर उपहति, सदोष अवरोध एवं सदोष परिरोध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रावधान जो हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा 114 से 127 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो जो पहला महत्वपूर्ण प्रावधान है जिससे आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे वो है धारा 114। धारा 114 परिभाषित करती है उपहति को, उपहति अर्थात हर्ट को। तो आइए इस परिभाषा के आवश्यक घटकों को देखते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स को देखते हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को हम समझते हैं। तो इस धारा के अनुसार जो कोई भी किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अशक्तता उत्पन्न करता है वह उपहति कारित करता है। शारीरिक पीड़ा का मतलब है बॉडीली पेन। तो अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा कारित करता है या फिर दूसरे व्यक्ति को रोग कारित करता है या फिर दूसरे व्यक्ति को अशक्तता कारित करता है, तो वो जो है ऐसा कहा जाएगा इस धारा के प्रावधानों के अनुसार कि वह उपहति कारित कर रहा है। तो आइए इन टर्म्स को समझते हैं कि शारीरिक पीड़ा का अर्थ क्या है भारतीय न्याय संहिता की धारा 114 के प्रावधानों के अंतर्गत। तो शारीरिक पीड़ा का मतलब है जो मानव शरीर है उसको पहुंची हुई कोई भी पीड़ा, वो आंतरिक भी हो सकती है और बाह्य भी हो सकती है, अर्थात वो इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। तो जैसे उदाहरण के लिए अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मारता है तो वो शारीरिक पीड़ा कारित कर रहा है और इस प्रकार वह उपहति कारित कर रहा है, हर्ट कॉज कर रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आवश्यक घटक है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट है उपहति की परिभाषा का, वो है रोग। रोग का अर्थ है, हम सब लोग जानते हैं, डिजीज। तो अगर अपराधी किसी व्यक्ति को कोई रोग कारित कर रहा है, कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को कोई रोग कारित हो जाए, किसी दूसरे व्यक्ति को कोई रोग संक्रमित कर दे वो अपराधी, तो भी ये कहा जाएगा कि वो जो है उपहति कारित कर रहा है। तो अर्थात उदाहरण के लिए अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को HIV रोग से संक्रमित कर देता है तो ये कहा जाएगा कि उसने उपहति कारित की है। अगला जो आवश्यक घटक है, एसेंशियल एलिमेंट है, आवश्यक तत्व है, वो है अशक्तता। अशक्तता का अर्थ है इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी से क्या मतलब है? इन्फर्मिटी का मतलब अक्षमता, इनएबिलिटी। तो अगर किसी अंग की इन्फर्मिटी हो, अगर किसी शारीरिक क्रिया की अस्थायी या अस्थायी अक्षमता हो, इनएबिलिटी हो, तो वो जो है वो भी उपहति की परिभाषा के दायरे में आएगी। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को बेहोश कर देना या फिर उसकी मानसिक क्षमता को ही प्रभावित कर देना,
ये सारी चीजें उपहति की परिभाषा में आएंगी। ये सारी चीजें जो हैं हर्ट की डेफिनेशन में कवर्ड है। मैं आशा करता हूं कि जो हर्ट की डेफिनेशन है, उपहति की जो परिभाषा है, उसके सभी आवश्यक तत्व आप सब लोगों को स्पष्ट हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रावधान है वो है धारा 115। धारा 115 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। ये संबंधित है स्वेच्छया उपहति कारित करने से। अगर इसको अंग्रेजी में कहें, इस पद को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो हम ये कहेंगे कि सेक्शन 115 ऑफ बीएनएस इज रिलेटेड विथ वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट। तो आइए ये जो धारा है इसके प्रावधानों के आवश्यक घटकों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये धारा उपबंधित करती है, ये प्रावधानित करती है कि जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है, आशय का अर्थ इंटेंशन, इस आशय से करता है कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित की जाए, या फिर इस ज्ञान के साथ करता है कि यह संभाव्य है कि वह उसके द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे, अर्थात he does that with the knowledge that he is likely to cause hurt to any person। तो दोनों जो मेंस रिया है, तो उसके दो फॉर्म, उसके जो दो स्वरूप हैं मेंस रिया के, वो इस धारा के प्रावधानों के आवश्यक घटक है। पहला स्वरूप है आशय अर्थात इंटेंशन, और दूसरा स्वरूप है ज्ञान अर्थात नॉलेज। तो अगर उपहति कारित करने का आशय है या फिर उपहति कारित करने का ज्ञान है, और इस ज्ञान या आशय के साथ वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को वास्तव में उपहति कारित करता है, इस ज्ञान या आशय के साथ अपराधी दूसरे व्यक्ति की वास्तव में उपहति कारित करता है, तो यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने स्वेच्छया उपहति कारित की। तो जो महत्वपूर्ण बात यह है वो ये है कि ऐसा सोचना या फिर ये जानकारी रखना कि वो उपहति कारित कर दे या फिर वो उपहति कारित करना चाह रहा था, ऐसा आशय रखना, और साथ ही साथ वास्तव में उपहति कारित कर देना, ये दोनों ही चीजें इस प्रावधान के आवश्यक घटकों में शामिल हैं, और दोनों ही चीजें फुलफिल होनी चाहिए, दोनों ही चीजें पूरी होनी चाहिए, तभी इस प्रावधान के आवश्यक घटक पूरे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छया उपहति कारित करता है तो उसके लिए दंड का क्या प्रावधान है, यह जानना भी बहुत जरूरी है। तो दंड का जो प्रावधान है वो धारा 115 उपधारा 2 में दिया गया है, और स्वेच्छया उपहति कारित करने की परिभाषा ये इस संबंध में प्रावधान जो है वो धारा 115 उपधारा 1 में दिए गए हैं। तो आइए दंड के क्या प्रावधान है ये हम समझने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो जो कोई धारा 122 उपधारा 1 के अधीन उपबंधित मामले के सिवाय, अर्थात धारा 122 उपधारा 1 ये जो है ये अपवाद है, ये एक अपवाद की स्थिति है। तो इस अपवाद की स्थिति के अलावा अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छया उपहति कारित करता है तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है? उसके लिए दंड का प्रावधान यह है कि वह 1 वर्ष तक के कारावास या 10,000 रुपए तक के जुर्माना या फिर दोनों से दंडनीय होगा। आशा करता हूं कि धारा 115 के सभी महत्वपूर्ण प्रावधान आप सब लोगों को स्पष्ट हुए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रावधान की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जो अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 122 उपधारा 1। तो अभी हमने देखा
धारा 115 उपधारा 2 के प्रावधानों में कि धारा 122 उपधारा 1 का संदर्भ दिया गया है, इसलिए उसका रेफरेंस दिया गया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम धारा 122 उपधारा 1 के प्रावधानों को भी भली भांति समझ लें। तो आइए धारा 122 उपधारा 1 के प्रावधानों को हम समझने की कोशिश करते हैं। धारा 122 उपधारा 1 संबंधित है प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करने से। सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 is related with voluntarily causing hurt on provocation। तो आइए इस प्रावधान के आवश्यक घटकों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यह जो धारा है कुछ इस प्रकार उपबंधित करती है, कुछ इस प्रकार प्रावधानित करती है कि यदि कोई व्यक्ति गंभीर और अचानक प्रकोपन के प्रभाव में आकर स्वेच्छा से किसी को उपहति पहुंचाता है और उसका आशय उस व्यक्ति से अलग जिसने गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया था, किसी अन्य व्यक्ति को उपहति कारित करना नहीं था, या अपने द्वारा ऐसी उपहति कारित किया जाना संभाव्य नहीं जानता है। तो इस प्रावधान के दो आवश्यक घटक हैं। इस प्रावधान का पहला आवश्यक घटक यह है कि जो अपराधी है वो गंभीर और अचानक प्रकोपन के प्रभाव में स्वेच्छया उपहति कारित कर रहा है। अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूं तो ही इज वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। और साथ ही साथ ऐसा करते समय न तो उसका आशय अर्थात इंटेंशन और न तो उसका ज्ञान, उसकी जानकारी है कि वह उस व्यक्ति से अलग किसी ऐसे व्यक्ति को, उस व्यक्ति से अलग जिसने उसे गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया था, किसी अन्य व्यक्ति को उपहति कारित कर दे। तो उसका यह आशय भी नहीं था और उसकी जानकारी में भी नहीं था, उसका नॉलेज भी नहीं था, उसको यह ज्ञान भी नहीं था इस बात का, इस बात की संभाव्यता नहीं थी उसके ज्ञान में। तो अगर ये दोनों एलिमेंट्स फुलफिल होते हैं, अगर ये दोनों ही आवश्यक घटक पूरे होते हैं, तभी इस धारा के प्रावधान लागू होंगे और इस धारा के अंतर्गत जो है वो जो अपराधी है उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, गंभीर और अचानक प्रकोपन का जो है लाभ मिल सकता है। तो आइए इस प्रावधानों को हम समराइज तरीके से फिर से एक बार देख लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गंभीर और अचानक प्रकोपन के प्रभाव में आकर स्वेच्छा से किसी को उपहति पहुंचाता है और उसका आशय या उसका ज्ञान उस व्यक्ति से अलग जिसने उस अपराधी को गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया था, किसी अन्य व्यक्ति को उपहति कारित करना नहीं है, तो क्या होगा? तो ऐसे व्यक्ति को अर्थात ऐसे अपराधी को 1 मास तक का कारावास या 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये एक अपवाद की स्थिति है। धारा 122 उपधारा 1 के प्रावधान एक अपवाद की स्थिति स्थापित करते हैं। आशा है आप सब लोगों को धारा 122 उपधारा 1 के प्रावधान स्पष्ट हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है वो है घोर उपहति की परिभाषा, ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट की जो परिभाषा है वो धारा 116 में दी गई है। तो आइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसके सभी एसेंशियल एलिमेंट्स को, आवश्यक तत्वों को हम समझने की कोशिश करते हैं।
तो धारा 116 कुछ इस प्रकार उपबंधित करती है कि केवल निम्नलिखित उपहति को घोर उपहति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। निर्दिष्ट किया गया है मतलब डेजिग्नेट किया गया है। द वर्ड डेजिग्नेट हैज बीन यूज्ड द संहिता। केवल यही उपहति हैं जिनको हम कहेंगे कि ये घोर उपहति है। तो इस बात से एक बात ये भी स्पष्ट हो गई कि हर घोर उपहति उपहति है, लेकिन हर उपहति घोर उपहति नहीं है। अर्थात एवरी ग्रीवियस हर्ट इज हर्ट बट एवरी हर्ट इज नॉट ग्रीवियस हर्ट। इस बात से ये बात भी साबित हो गई। तो आइए, ऐसी कौन कौन सी उपहति हैं जिनको घोर उपहति कहा जाएगा, आइए हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और इसको मैंने एक टेबल बना के, एक तालिका के रूप में इन प्रावधानों को आप सब लोगों को समझाने की कोशिश की है, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि वो प्रावधान कौन से हैं जिसमें जो है उपहति या फिर क्षति का प्रकार दिया गया है, और उसको एक उदाहरण के माध्यम से भी मैं समझाने की कोशिश। तो ये जो तालिका है इसमें 3 कॉलम्स हैं, प्रावधान यानी प्रोविजन, क्षति का प्रकार या स्वरूप, और उदाहरण। तो पहला जो प्रावधान है, पहला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान मैं कहूँगा, जहाँ से हम धारा 116 शुरू होती है, वो है धारा 116 क। तो धारा 116 क के अनुसार पहली प्रकार की उपहति जिसको कहा जा सकता है, जिसको कहा जाना चाहिए कि वो घोर उपहति है, वो है पुंसत्वपहरण। अभी बड़ा टेक्निकल टर्म लग रहा होगा, लेकिन हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं वो सारे लोग इससे वाकिफ भी होंगे, क्योंकि जो है अगर उन लोगों ने बीएनएस पढ़ा है पहले लॉ कॉलेजेस में, तो ये ज़रूर ही ये टर्म उनके सामने आया होगा। तो जो कीवर्ड्स हैं, जैसा मैं हर क्लास में करता हूँ, कीवर्ड्स जो हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनका मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन अवश्य बताता हूँ। तो इसमें भी मैंने ये इस बात को सुनिश्चित किया है कि जो कीवर्ड्स हैं उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन साथ के साथ मैं बताता चलूँ। तो पुंसत्वपहरण का मतलब है इमैस्कुलेशन। अब इमैस्कुलेशन का मतलब क्या है? इमैस्कुलेशन या फिर पुंसत्वपहरण का मतलब है, सीधी भाषा में अगर कहें, कि पुरुष में प्रजनन शक्ति का स्थायी ह्रास हो जाए। तो ऐसी कोई क्षति पहुंचा दी जाए, ऐसी उपहति पहुंचा दी जाए कि जिससे किसी पुरुष की प्रजनन शक्ति का स्थायी ह्रास हो जाए, स्थायी कमी आ जाए, उसमें जो परमानेंट डिफेक्ट हो जाए। जैसे मान लीजिए कि किसी के जननांग पर प्रहार कर दिया गया, जिससे उसकी प्रजनन शक्ति जो है वही प्रभावित हो गई। वो उसकी एक तरीके से कहें कि जननांग पर प्रहार करने से उसकी प्रजनन शक्ति प्रभावित हो गई। जेनाइटल्स पर चोट करने से उसकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वही अफेक्ट हो गई परमानेंटली। तो उसे हम कहेंगे पुंसत्वपहरण। तो देखिए, मैंने प्रावधान बता दिया, क्षति का प्रकार या फिर चोट का स्वरूप या फिर उपहति का स्वरूप क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंजरी, व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर हार्म, मैंने ये भी बता दिया और उसको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझा दिया। इसी प्रकार मैं आगे के प्रावधानों को समझाऊंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रावधान है वो है 116 का, और इसके अंतर्गत जो क्षति का प्रकार है या स्वरूप है वो क्या है, ये देखते हैं। दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद, या फिर इसको सीधी भाषा में कहें कि किसी एक आंख की दृष्टि का, विजन का स्थायी रूप से चला जाना, अगर इसको हम सीधी भाषा में कहें। और इसको इंग्लिश में क्या टर्म यूज्ड है, आइए हम ये भी देख लेते हैं। परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ आइदर आई। तो स्थायी विच्छेद जो है उसके लिए टर्म यूज्ड है परमानेंट प्राइवेशन। तो जो दृष्टि है, जो विजन है, उसका एक तरीके से परमानेंट लॉस हो गया। चोट ऐसी है कि जो परमानेंट लॉस ऑफ विजन हो गया, दृष्टि का जो है एक तरीके से कहें स्थायी विच्छेद हो गया, दृष्टि स्थायी रूप से चली गई। तो वो जो है 116 ख के प्रावधानों के अंतर्गत
ऐसी क्षति आएगी, ऐसी चोट इस प्रावधान के अंदर कवर्ड है। जैसे मान लीजिए कि ए ने बी के चेहरे पर एसिड फेंका जिससे उसकी बाईं आंख की दृष्टि स्थायी रूप से चली गई, तो वो जो है उसका एक कृत्य ग्रीवियस हर्ट है। ग्रीवियस हर्ट का मतलब घोर उपहति है और वो 116 ख के प्रावधानों के अंतर्गत कवर्ड है। अगला जो प्रावधान है वो है 116 ग और उसके अंदर जो क्षति है वो क्या है, आइए देखते हैं। दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद। श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद थोड़ा ज्यादा क्लिष्ट लग रहा होगा ये टर्म जो है, लेकिन यही टर्म यूज्ड है फेयर एक्ट में, तो इसलिए मैं इसको जरूर ही समझा दूंगा सीधी सरल भाषा में। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि यही पद, इसी पद का उपयोग किया गया है, इसी टर्म को यूज किया गया है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इस टर्म से वाकिफ हों। तो इसलिए मैं उसको सीधी सरल भाषा में तो समझाऊंगा ही, लेकिन साथ ही साथ वो टर्म भी यूज करूंगा ताकि आप दोनों ही चीजों से वाकिफ हों, दोनों ही चीजें आप लोगों को स्पष्ट हो जाए। तो श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद का मतलब परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ आइदर ईयर। श्रवण शक्ति का मतलब हियरिंग। तो जैसे मान लीजिए कि किसी चोट से या फिर किसी अन्य क्षति से बहुत ज्यादा तेज आवाज हो गई, उससे भी अगर बहरापन हो जाए तो वो भी जो है घोर उपहति होगी और वो 116 ग के प्रावधानों में कवर्ड है। तो जैसे मान उदाहरण के लिए झगड़े के दौरान एक विस्फोट हुआ और जो पीड़ित है, उसका जो विक्टिम है, उसका एक कान बहरा हो गया, उसकी एक कान की सुनने की क्षमता खत्म हो गई। तो ये जो है, ये जो घटना है और ये जो चोट है, ये उपहति है, ये घोर उपहति है, ये क्षति घोर उपहति के दायरे में आएगी और 116 ग के प्रावधानों के अंतर्गत कवर्ड है। अगला जो प्रावधान है वो है 116 घ और उसके अंदर जो क्षति है वो है किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद, प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। तो अंग के लिए जो शब्द यूज्ड है इंग्लिश में वो है मेंबर, तो किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद। तो जैसे मान लीजिए किसी भी अंग का टूट जाना, कोई जॉइंट है, नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, उसका टूट जाना, तो ये सब कुछ इसमें कवर्ड है। तो जैसे उदाहरण के लिए झगड़े के दौरान ए की कोहनी के जोड़ को बी ने तोड़ दिया, जो एल्बो जॉइंट है उसने उसको तोड़ दिया, तो उसका जो ये कृत्य है और उस कृत्य से जो ये चोट कारित हो रही है वो घोर उपहति के दायरे में आती है, विशेष रूप से 116 घ के प्रावधानों के अंतर्गत। अगला प्रावधान है 116 अंग और उसमें जो क्षति का प्रकार है वो है किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश। नाश का मतलब खत्म हो गया, डिस्ट्रक्शन, या स्थायी ह्रास, परमानेंट लॉस या फिर परमानेंट इंपेयरमेंट। तो डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरमेंट ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट। मेंबर या जॉइंट तो है, अंग या जोड़ तो है, लेकिन उसकी शक्ति का ह्रास हो गया। पिछली वाली जो प्रावधान था उसमें वो जो मेंबर और जॉइंट था उसी का विच्छेद हो रहा था, प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश हो जा रहा है। वो अंग तो है लेकिन उसकी शक्तियों का नाश हो जा रहा है या फिर स्थायी ह्रास हो जा रहा है। मतलब वो जो पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, दे आर आइदर बीइंग इंपेयर्ड और दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। तो ऐसी कोई क्षति, ऐसी कोई चोट जिससे अंग कार्य करने में असमर्थ हो जाए। तो जैसे मान लीजिए कि ये टेंडन है, टेंडन में गंभीर चोट जिससे हाथ स्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाए। वो है तो जरूर लेकिन वो उठ नहीं रहा है, उससे जो ऑर्डिनरी परस्यूट्स हैं वो नहीं किए जा सकते हैं। तो इस दशा में ये जो परिस्थिति है ये 116 अंग के प्रावधानों के अंतर्गत आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रावधान है वो है 116 च।
तो वो उसके अंदर जो क्षति कवर्ड है वो है सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण। अब ये देखिए बड़े पिक्यूलियर टर्म्स हैं और विद्रूपीकरण जो है बहुत ही पिक्यूलियर है, और अगर मैं इंग्लिश का टर्म न बताऊं तो ये जो है मुझे लगता है कि जो है कंप्लीट नहीं होगा एक्सप्लेनेशन। तो इंग्लिश का टर्म तो बताऊंगा ही, और साथ ही साथ उसको सीधी सरल भाषा में सरल शब्दों में भी उस विद्रूपीकरण को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण, विद्रूपीकरण का मतलब होता है डिसफिगरेशन। डिसफिगरेशन, स्थायी का मतलब परमानेंट। तो ऐसी चोट, ऐसी क्षति जिससे सिर या चेहरे पर स्थायी विकृति हो जाए, उसका जो स्वरूप है वो बदल जाए, बिगड़ जाए, स्थायी रूप से सिर या चेहरे का स्वरूप बदल जाए। किसी के ऊपर मान लीजिए कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस डाल दिया और उसका चेहरा झुलस गया, तो वो कृत्य इसके अंतर्गत आएगा। तो उदाहरण के लिए अगर गर्म पानी से किसी के चेहरे को जला दिया जाए, झुलसा दिया जाए, तो ये जो कृत्य है, ये जो क्षति है, ये जो चोट है, धारा 116 च के प्रावधानों के अंतर्गत कवर्ड है। धारा 116 च के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी क्षति आएगी और घोर उपहति होगी। अगला जो प्रावधान है वो 116 छ। 116 छ ये है संबंधित, इसमें जो क्षति है वो है अस्थि या दांत का भंग या विसंधान। तो अस्थि का मतलब बोन, दांत आप सब लोग जानते हैं टूथ, भंग का मतलब फ्रैक्चर, और विसंधान का मतलब डिसलोकेशन, डिसलोकेट हो गया। तो फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूथ। जैसे मान लीजिए किसी की हड्डी खिसक गई, किसी को ऐसी चोट लगी, अपराधी ने, जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसको ऐसी चोट कारित की कि उसकी रीढ़ की हड्डी की 2 वर्टिब्रा वही खिसक गई। तो उस परिस्थिति में ये जो क्षति है, ये जो चोट है, ये धारा 116 छ के प्रावधानों के अंतर्गत आएगी। तो जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए ए ने लोहे की रॉड से बी को मारा जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई। तो ये जो हड्डी, इस प्रकार हड्डी का जो टूटना है वो धारा 116 छ के प्रावधानों में कवर्ड है, धारा 116 छ के प्रावधानों में आएगा। अगला जो प्रावधान है वो है 116 ज। तो ये एक रेसिडुअरी क्लॉज है, रेसिडुअरी प्रोविजन है। तो इसमें आइए देखते हैं कि क्या प्रावधानित करती है धारा 116 ज। कोई उपहति जो जीवन को संकट में डालती है, अर्थात विच इंडेंजर्स लाइफ, या जिसके कारण उपहत व्यक्ति यानी जिसको चोट पहुंचाई गई है 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है, सिवियर बॉडीली पेन में रहता है, या अपने सामान्य काम काज को करने में असमर्थ रहता है, ही इज अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परस्यूट्स। तो इसके लिए जो इंग्लिश टर्म है मैं उसको एक बार जरूर बता दूं ताकि आप सब लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाए, चीजें स्पष्ट हो जाएं। हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ, जैसे मैंने भी बताया था, और विच कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 15 days इन सिवियर बॉडीली पेन। तो या तो उसकी लाइफ इंडेंजर्ड हो, जीवन ही खतरे में आ जाए, या फिर वो सिवियर बॉडीली पेन में रहे। कितने दिन तक? सिवियर बॉडीली पेन की अवधि क्या है? कम से कम 15 दिनों तक। और अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परस्यूट्स। तो इन तीनों ही दशाओं में ये जो कृत्य है, अपराधी का जो कृत्य है या फिर ये जो चोट की का स्वरूप है, ये जो है वो धारा 116 ज के प्रावधानों के अंतर्गत आएगा। अगर मैं इसी प्रावधान को सीधी सरल भाषा में समझाऊं तो ऐसी चोट या ऐसी क्षति जिससे जीवन संकट में पड़ जाए, या फिर जो 15 दिन तक अत्यधिक जिससे पीड़ा हो, जो पीड़ित व्यक्ति है, जो विक्टिम है, या फिर जो विक्टिम है रोजमर्रा के काम करने में असमर्थ हो जाए, अनेबल हो जाए, इनकैपेसिटेटेड हो जाए, तो ये जो है ऐसी परिस्थिति धारा 116 ज के प्रावधानों द्वारा कवर्ड है। उदाहरण के लिए चोट, ऐसी चोट जिसके कारण जो पीड़ित व्यक्ति है 15 दिनों से अधिक अस्पताल में भर्ती रहा,
ये जो ऐसी परिस्थिति धारा 116 ज के प्रावधानों में कवर्ड है, जैसा मैंने अभी समझाया। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 116 जो घोर उपहति को परिभाषित करता है, उसके सभी प्रावधान आप सब लोगों को स्पष्ट हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे। मैंने जो कीवर्ड्स हैं उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन बताया, और साथ ही साथ जो कठिन शब्द हैं उनको मैंने सिंप्लीफाई करके सीधी सरल भाषा में भी आप सब लोगों को समझाने का प्रयास किया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जो बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, वो है धारा 117। धारा 117 प्रावधान करती है स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने से के बारे में, अर्थात वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। आइए देखते हैं क्या प्रावधानित करती है। तो 117 धारा 117 उपधारा 1 के अनुसार जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करता है, तो यानी जो अपराधी है वो स्वेच्छया उपहति कारित कर रहा है, के साथ ही साथ यदि वह उपहति जिसे कारित करने का उसका आशय है, या यदि वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना संभाव्य है, घोर उपहति है, तो या और उसके साथ ही साथ उसका इंटेंशन भी है, उसका नॉलेज भी है कि वह घोर उपहति कारित करे, और उसके साथ ही साथ यदि वह उपहति जो वह कारित कर रहा है वास्तव में घोर उपहति है, तो जब ये तीनों ही दशाएं, जब ये तीनों ही परिस्थितियां पूरी हो जाएंगी, तो धारा 117 उपधारा 1 के अंतर्गत ये कहा जाएगा कि वह व्यक्ति स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता। यानी कि अगर ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको रिविजिट करना हो बहुत ही ब्रीफली, तो पहला जो की एसेंशियल है कि जो अपराधी है वह उपहति कारित कर रहा है, उसके साथ ही साथ उसका आशय है, उसका ज्ञान है घोर उपहति कारित करने का, उसका इंटेंशन है, उसका नॉलेज है कि वह ग्रीवियस हर्ट कॉज करे, और साथ ही साथ जो वास्तव में ग्रीवियस हर्ट कारित कर रहा है, जो उपहति जो वो कारित कर रहा है, वास्तव में जो उपहति वो जो कारित कर रहा है वो घोर उपहति है। तो जब ये तीनों ही दशाएं पूरी हो जाएंगी तो यह माना जाएगा कि अपराधी ने स्वेच्छा से घोर उपहति कारित की। बिल्कुल स्पष्ट है, मैंने प्रावधानों को बहुत ही सरलीकृत करके, सिंप्लीफाई करके आप सब लोगों को समझाने की कोशिश की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिसको मैंने अभी कहा कि स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए केवल घोर उपहति कारित करना अवश्य पर्याप्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि घोर उपहति ग्रीवियस हर्ट कारित हो गया, ग्रीवियस हर्ट कॉज हो गया तो ये मान लिया जाएगा कि वो वॉलंटरली कॉज किया गया। उसके साथ ही साथ क्या आवश्यक है, उसके साथ ही साथ घोर उपहति करने के आशा या जानकारी से घोर उपहति करना आवश्यक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये इसके स्पष्टीकरण खंड में भी दिया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। स्पष्टीकरण के अनुसार जो धारा 117 का जो स्पष्टीकरण है उसके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए कि किसी एक किस्म की घोर उपहति कारित कर दे वास्तव में दूसरी किस्म की घोर उपहति कारित करता है, तो वह स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है। क्या मतलब ये है कि सीधे सरल भाषा में, अगर सीधे सरल शब्दों में कहा जाए कि अगर जो ऑफेंडर है, जो अपराधी है, वो एक प्रकार की घोर उपहति कारित करना चाहता है, लेकिन वास्तव में दूसरे प्रकार की घोर उपहति कारित हो जाए, यानी कि he has the intention to cause one kind of grievous hurt, but actually different kind of grievous hurt is caused, तो उस दशा में भी यह माना जाएगा कि उसने जो है स्वेच्छा से घोर उपहति कारित की है। उस दशा में भी माना जाएगा कि उसने वॉलंटरली ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है। ठीक है, आशा करता हूं कि सारे प्रावधान अब तक आप सब लोगों को जो मैंने पढ़ाया समझाया वो सब कुछ आप सब लोगों को स्पष्ट हुए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दंड क्या है? तो दंड जो है स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए जो दंड है
वो दिया गया है 117 उपधारा 2 में। इस प्रावधान के अनुसार जो कोई धारा 122 उपधारा 2 में उपबंधित मामले के सिवाय स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, वो 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। तो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट क्या होगा? 7 ईयर्स, और जुर्माने का भी दायी। तो धारा 122 उपधारा 2 में उपबंधित मामले के अलावा ये अगर कोई स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है तो वो जो है अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है, और साथ ही साथ उसे जुर्माना भी देना होगा। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 117 उपधारा 3। ये घोर उपहति का एक गंभीर स्वरूप है। इट इज एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ ग्रीवियस हर्ट। तो आइए देखते हैं धारा 117 उपधारा 3 के प्रावधानों को हम समझने की कोशिश करते हैं। यदि कोई व्यक्ति धारा 116 के अंतर्गत अपराध करते समय किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी उपहति कारित करता है जिससे उसे स्थायी दिव्यांगता हो जाए, यानी कि ग्रीवियस हर्ट जब वो कॉज कर रहा है तो विक्टिम को क्या हो जाए? परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, या फिर वो जो विक्टिम है वो लगातार विकृतशील अवस्था में पहुंच जाए, यानी कि he puts him in persistent vegetative state। तो उसके ऐसा कृत्य करने से, इस प्रकार अपराध करने से, या तो विक्टिम को स्थायी दिव्यांगता हो जाए यानी कि परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, या फिर जो विक्टिम है वो लगातार विकृतशील अवस्था यानी कि परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है लगातार विकृतशील अवस्था, इसका जो कीवर्ड है अक्सर लोग स्किप कर देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने इसको एम्फसाइज कर रहा हूँ। तो फिर उस दशा में अपराधी को कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास यानी कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, जो आजीवन कारावास तक भी हो सकता है। तो न्यूनतम 10 वर्ष का कठोर कारावास, जो अधिकतम आजीवन कारावास तक हो सकता है। और आजीवन कारावास का अर्थ है दोषी को उसके शेष प्राकृतिक जीवन काल तक जेल में रहना होगा, यानी कि रिमाइंडर ऑफ हिज नेचुरल लाइफ, वहां तक उसको रहना पड़ेगा जेल में, उसको दंड भोगना होगा। अब एक और एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ ग्रीवियस हर्ट है, वो क्या है आइए देखते हैं। वो है भीड़ या समूह द्वारा घोर उपहति कारित करना। आइए 100 और ये जो भीड़ या समूह द्वारा घोर उपहति के संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 117 उपधारा 4 में दिए गए हैं। तो आइए इस प्रावधान के आवश्यक घटकों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इस धारा के प्रावधानों के अनुसार यदि 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह सामान्य मति से कार्य करते हुए कि एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, अर्थात कि उनका जो है वो ये प्लान कर रखा है उन्होंने, वो एक ही मतलब उनकी मति जो है वो सामान्य है, वो सेम, एक तरीके से कहें तो ये जो परिस्थिति है वो कॉमन इंटेंशन से मिलती जुलती है। वो कॉन्सर्ट में काम कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलकर एक ही आशय के साथ, एक ही मति के साथ काम कर रहे हैं। और वो मति क्या है कि किसी व्यक्ति को उसके मूल वंश यानी कि रेस, जाति, कास्ट, समुदाय, कम्युनिटी, लिंग, जेंडर, जन्मस्थान, प्लेस ऑफ बर्थ, भाषा, लैंग्वेज, व्यक्तिगत विश्वास यानी कि पर्सनल बिलीफ, या किसी समान आधार पर, सिमिलर ग्राउंड पर क्या करते हैं? गंभीर उपहति कारित करता है। तो ये जो समूह है
सामान्य मति से कार्य करते हुए, मतलब ये जो समूह है, पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह, ये कॉन्सर्ट में काम करते हुए इन आधारों पर जो विक्टिम है उसको गंभीर उपहति कारित करता है, तो एक लीगल फिक्शन क्रिएट होगा। लीगल फिक्शन क्या क्रिएट हो रहा है? तो उस समूह का प्रत्येक सदस्य गंभीर उपहति का दोषी माना जाएगा। तो एक लीगल फिक्शन क्रिएट हुआ, बस ये साबित हो जाए कि ये समूह इस प्रकार गंभीर उपहति कारित कर रहा है जिस प्रकार प्रावधानित है धारा 117(4) में, धारा 117 उपधारा 4 में। तो उस परिस्थिति में एक लीगल फिक्शन क्रिएट हो रहा है जिसके अनुसार उस समूह का प्रत्येक सदस्य गंभीर उपहति का दोषी माना जाएगा, जिसके लिए वह अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि धारा 117 उपधारा 4 के प्रावधान भी आप सब लोगों को स्पष्ट हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगली महत्वपूर्ण धारा है, अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है, वो है धारा 122 उपधारा 2, और इस धारा का संदर्भ दिया गया था। इस धारा, ये जो है एक संदर्भित प्रावधान है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस धारा के प्रावधानों को, आवश्यक घटकों को एक बार समझ लें। तो आइए ये इस धारा के प्रावधानों को हम समझने की कोशिश करते हैं। धारा 122 उपधारा 2 संबंधित है प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने से। इस धारा के सभी आवश्यक एलिमेंट्स सिमिलर हैं, समान आवश्यक जो एलिमेंट्स हैं, जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, दे आर सिमिलर, समान आवश्यक तत्व हैं। धारा 122 उपधारा 1 के अंतर्गत जो आवश्यक तत्व हैं उनसे मिलते जुलते हैं धारा 122 उपधारा 2 के आवश्यक तत्व। जो की डिफरेंस है, जो मूल अंतर है, वो है कि इस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत जो अपराधी है गंभीर और अचानक प्रकोपन के प्रभाव में आकर स्वेच्छा से घोर उपहति पहुंचा रहा है, और उसमें वो केवल उपहति पहुंचा रहा था। तो यदि कोई व्यक्ति गंभीर और अचानक प्रकोपन के प्रभाव में आकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन स्वेच्छा से किसी को घोर उपहति पहुंचाता है, और उसका आशय या फिर उसका ज्ञान उस व्यक्ति से अलग जिसने उसे गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया था, किसी अन्य व्यक्ति को घोर उपहति कारित करना नहीं था, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अपराधी को अधिकतम 5 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा, और उस पर अधिकतम 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि एक अपवाद की स्थिति है, और इस अपवाद का लाभ लेने के लिए बहुत जरूरी है कि इस धारा के सभी आवश्यक घटक पूरे हों, तभी जो है अपराधी को 122 धारा 122 उपधारा 2 के प्रावधानों का लाभ मिल सकेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 124। धारा 124 संबंधित है अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने से। अम्ल आदि का मतलब एसिड। तो ये अगर हम लोग सीधी सरल भाषा में कहें तो ये एसिड अटैक से संबंधित। तो आइए हम इस धारा के प्रावधानों को समझते हैं। तो इस धारा के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग को, यानी कि जो अपराधी है पीड़ित के शरीर के किसी भी भाग को उस व्यक्ति पर, यानी पीड़ित पर अम्ल फेंक कर, यानी कि बाय थ्रोइंग एसिड, या उसे अम्ल देकर बाय एडमिनिस्टरिंग एसिड, आइदर ही थ्रोज acid upon the victim or he administers acid to the victim,
या फिर किन्हीं अन्य साधनों का प्रयोग करके। ये 3 दशाएं, अम्ल फेंककर बाय थ्रोइंग एसिड, अम्ल देकर बाय एडमिनिस्टरिंग एसिड, या फिर अन्य साधनों का भी प्रयोग करके ऐसा कारित करने के आशय से या इस ज्ञान से कि संभाव्य है कि उससे ऐसी क्षति या उपहति कारित हो। और उसका इंटेंशन क्या है और मेंस रिया क्या है? या तो उसका इंटेंशन हो, आशय हो, या फिर उसको ये ज्ञान हो कि ये संभाव्य है कि ऐसी क्षति या उपहति कारित हो सकती है। कौन सी क्षति या उपहति? जो आगे लिखी गई हैं, जो आगे बताई गई हैं। तो आइए, जो क्षति है, जो उपहति है, जिसको धारा 124 में बताया गया है, उनको हम समझते हैं, देखते हैं। तो पहली क्षति या उपहति वो है स्थायी या आंशिक नुकसान, यानी कि वो ऐसा कृत्य कर रहा है, इस आशय के साथ कर रहा है कि इनमें से कोई भी एक क्षति हो जाए। वो क्षति क्या है, आइए हम देखते हैं। स्थायी या आंशिक नुकसान यानी कि परमानेंट और पार्शियल डैमेज। तो स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करता है, स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करता है। ही कॉजेज परमानेंट और पार्शियल डैमेज टू द विक्टिम, या फिर अंग विकार कारित कर देता है, यानी कि ही कॉजेज डिफॉर्मिटी, या फिर जला देता है, किसी एक अंग को जला देता है, या फिर वो जो पीड़ित है उसको विकलांग बना देता है, ही मेम्स द विक्टिम, या फिर विद्रूपित करता है उसके अंग को। विद्रूपित का मतलब अभी हमने पहले भी देखा था धारा 116 के अंतर्गत, विद्रूपित का मतलब है डिसफिगर कर देता है, या फिर निशक्त बना देता है, यानी कि डिसेबल कर देता है, या घोर उपहति कारित करता है, या स्थायी विकृतशील दशा में डाल देता है। जो पीड़ित है उसको स्थायी विकृतशील दशा में डाल देता है, अर्थात परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट उसको पहुंचा देता है, उसको डाल देता है विक्टिम को, पीड़ित व्यक्ति को, अपराधी। तो अगर इनमें से कोई भी क्षति हो जाए, अगर इन क्षति में से कोई भी एक क्षति हो जाए, तो और धारा 124 उपधारा 1 के जो दूसरे आवश्यक तत्व हैं वो भी पूरे हो जाएं, तो उस दशा में जो अपराधी है वह न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। यानी कि मिनिमम 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच कैन एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वो उसको दिया जा सकता है, और साथ ही साथ वो जो है जुर्माने का भी दायी होगा, जुर्माना भी उसको देना होगा। और ये जो जुर्माना है वो पीड़ित के उपचार के चिकित्सकीय व्ययों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्त होना चाहिए, यानी कि मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम। तो पीड़ित के उपचार के चिकित्सकीय व्ययों को पूरा करने के लिए न्यायोचित होना चाहिए और युक्त होना चाहिए, यानी कि रीजनेबल होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मैंने सिंप्लीफाई करके इन प्रावधानों को आप सब लोगों को समझाने की कोशिश की है। और ये जो जुर्माना है सीधे पीड़ित को दिया जाएगा, पीड़ित व्यक्ति को। तो जो जुर्माना इस प्रावधान के अंतर्गत जिस जुर्माने के लिए वो दायी होगा, उस जुर्माने की कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। वो जुर्माने जो है उसके 2 आवश्यक घटक हैं। पहला है कि वो पीड़ित के उपचार के चिकित्सकीय व्ययों को पूरा करने के लिए न्यायोचित हो, युक्त हो, जस्टिफाइड हो, रीजनेबल हो, मेडिकल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। और साथ ही साथ वो जो जुर्माना है वो सीधे पीड़ित को दिया जाएगा। अब इसका एक स्पष्टीकरण खंड भी है, स्पष्टीकरण 1। तो आइए हम इस स्पष्टीकरण 1 के प्रावधानों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है अम्ल में क्या होगा, यानी कि व्हाट थिंग्स आर इंक्लूडेड विद इन द टर्म एसिड, तो इसकी बात करता है।
तो आइए स्पष्टीकरण 1 के प्रावधानों को हम समझने की कोशिश करते हैं। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यानी कि फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन, इस धारा के प्रयोजन के लिए अम्ल में कोई ऐसा पदार्थ सम्मिलित है, इंक्लूड्स, एसिड इंक्लूड्स एनी सब्सटेंस जो ऐसे अम्लीय या संक्षारक स्वरूप का है। अम्लीय का मतलब जो एसिडिक है, संक्षारक का मतलब जो कोरोसिव है। तो ऐसे अम्लीय या संक्षारक स्वरूप का है जो ऐसी शारीरिक क्षति करने के योग्य है, ऐसा जो है बॉडीली हार्म करने के योग्य है, जिससे क्षत चिन्ह बन जाए। क्षत चिन्ह, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हैं, और जितने महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हैं मैंने अपने नोट्स में आप सब लोगों की सहूलियत के लिए, आप सब लोगों की सुविधा के लिए उनका इंग्लिश टर्म जरूर लिखा है। तो एसिड का मतलब ये नहीं कि एक्चुअली वो एसिड हो, उस एसिड का जो टर्म है, अम्ल का जो अम्ल जो पद है, अम्ल जो शब्द अम्ल है, उसमें ऐसा कोई भी पदार्थ सम्मिलित है जो इतना अम्लीय हो कि जो ऐसी शारीरिक, जो इतना अम्लीय हो, जो इतना एसिडिक हो, जिससे ऐसी शारीरिक क्षति हो जाए, जिससे क्षत चिन्ह बन जाए, यानी कि स्कार्स हो जाए या डिसफिगरमेंट हो जाए, विद्रूपता हो जाए। तो ये जो है इसी प्रकार इतना करोसिव हो कि उससे स्कार्स बन जाए, या फिर डिसफिगरमेंट हो जाए, या फिर इतना ज्वलनशील हो, इतनी ऐसी ज्वलनशील प्रकृति का हो, मतलब इट शुड बी ऑफ सच अ बर्निंग नेचर दैट इट माइट कॉज स्कार्स और डिसफिगरमेंट। तो ये 2-3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि अम्ल में कौन सा पदार्थ सम्मिलित, अम्ल की जो परिभाषा है वो दी गई है स्पष्टीकरण 1 में, इस धारा के प्रयोजनों के लिए दी गई है, और इस धारा के प्रयोजनों के लिए फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन, जो एसिड है, जो अम्ल है, उसमें कोई भी ऐसा पदार्थ सम्मिलित है जो इस प्रकार अम्लीय हो, जिससे जो है क्या कहते हैं कि जिससे जो पीड़ित है उसको क्षत चिन्ह हो जाए, या फिर उसको डिसफिगरमेंट हो जाए। इस प्रकार जो है संक्षारक हो, यानी कोरोसिव हो, जिससे पीड़ित को स्कार हो जाए, या फिर डिसफिगरमेंट हो जाए, या फिर इस कदर उसका ज्वलनशील स्वरूप हो, इतना उसकी प्रकृति, उसका जो नेचर है, इस तरीके का बर्निंग नेचर हो उसका कि वो जो है विक्टिम को स्कार कॉज कर दे, या फिर उसको जो है डिसफिगरमेंट कॉज कर दे। तो मैंने ये जो प्रावधान है उसको बिल्कुल सरलीकृत करके, और जो की एसेंशियल्स हैं उनको जो है बार बार समझाकर आप सब लोगों को बताने की कोशिश की है। आशा स्पष्टीकरण 1 के प्रावधान आप सब लोगों को स्पष्ट हुए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब स्पष्टीकरण 2 वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए स्थायी या आंशिक नुकसान, यानी कि परमानेंट और पार्शियल डैमेज जो है, या अंग विकार, या स्थायी विकृतशील दशा, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, ये इन तीनों में से कोई भी एक चीज अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं है, यानी कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट एनी वन ऑफ दीज 3 थिंग्स शुड बी इरिवर्सिबल इन नेचर। तो अगर वो हो गए तो केवल उसका कारित हो जाना ही पर्याप्त है अपराधी के आपराधिक दायित्व के लिए। ये जरूरी नहीं है कि वो अपरिवर्तनीय हो, इरिवर्सिबल। जो अगले महत्वपूर्ण प्रावधान हैं वो संबंधित हैं सदोष अवरोध और सदोष परिरोध से। सदोष अवरोध का मतलब है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, और सदोष परिरोध का मतलब है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो सदोष अवरोध की परिभाषा वो दी गई है धारा 126 में। धारा 126 सदोष अवरोध को परिभाषित भी करती है, और साथ ही साथ इस अपराध के लिए दंड का भी प्रावधान करती है। धारा 126 उपधारा 1 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छया, यानी कि वॉलंटरली ऐसी बाधा डालता है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्ट करता है कि उस व्यक्ति को किसी ऐसी दिशा में
जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है, जाने से रोक दे, तो वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है। इस बात को, इस परिभाषा को अगर सीधी सरल भाषा में समझाया जाए तो यह कहा जा सकता है कि यदि अपराधी, यदि ऑफेंडर स्वेच्छया यानी कि वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करके, बाधा डाल के पीड़ित व्यक्ति को किसी एक दिशा में जाने से रोक देता है, तो वह जो है सदोष अवरोध का अपराध कारित करता है। आइए ये जो प्रावधान है उसको हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं। तो उदाहरण के लिए, रामू एक रास्ते में जिससे होकर श्यामू को जाने का अधिकार है, बाधा डालता है और श्यामू को जाने से रोक देता है। तो इस प्रकार रामू ने श्यामू का सदोष अवरोध किया है। अब इस संबंध में जो दंड का प्रावधान है उसको भी हम देख लेते हैं। तो सदोष अवरोध से संबंधित दंड का प्रावधान धारा 126 उपधारा 2 में किया गया है और धारा 126 उपधारा 2 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है वह 1 मास तक के सादा कारावास से या 5,000 रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो कारावास क्या होगा? सादा कारावास होगा और उसकी जो अधिकतम अवधि होगी वो 1 मास तक की होगी। जुर्माना जो होगा वो अधिकतम 5,000 रुपए तक लगाया जा सकता है। तो 1 मास तक के सादा कारावास से या फिर 5 वर्ष तक के अधिकतम जुर्माने से या फिर दोनों से अपराधी को सदोष अवरोध के लिए दंडित किया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है वो संबंधित है सदोष परिरोध अर्थात रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से। तो सदोष परिरोध की परिभाषा वो दी गई है धारा 127 में और इसी धारा में सदोष परिरोध के लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है। तो धारा 127 उपधारा 1 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोक दे, यानी कि विदिन सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स। निश्चित परिसीमा का मतलब सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स। तो अगर अपराधी जो है वो पीड़ित व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है और इस प्रकार सदोष अवरोध करके वो पीड़ित व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोक देता है, तो यह कहा जाएगा कि अपराधी ने सदोष परिरोध का अपराध कारित किया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है, वो ये जो ओपनिंग पोर्शन है जहाँ से ये धारा, इस धारा के प्रावधान शुरू होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोक दे, तो वह उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है। तो ये जो पोर्शन है कि जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है, तो यहां से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि सदोष परिरोध के अंतर्गत सदोष अवरोध का अपराध शामिल है। या फिर इसको दूसरी भाषा में कहें तो सदोष परिरोध, हर सदोष परिरोध का अपराध सदोष अवरोध का अपराध है, लेकिन हर सदोष अवरोध का अपराध सदोष परिरोध का अपराध नहीं है। तो आइए ये जो परिभाषा है, ये जो प्रावधान है धारा 127 उपधारा 1 का प्रावधान जो है उसको हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं। तो रामू श्यामू को एक कमरे में ले जाकर उसमें ताला लगा देता है। इस प्रकार श्यामू को रामू कमरे की दीवार की परिसीमा से परे किसी भी दिशा में नहीं जाने देता। इस प्रकार रामू ने श्यामू का सदोष परिरोध किया है। बिल्कुल स्पष्ट है कि जो कमरे की सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स हैं उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता जो विक्टिम है, और इसीलिए ये जो अपराध है वो सदोष परिरोध का अपराध है। आइए इस संबंध में जो दंड का प्रावधान है हम उसको भी समझते हैं। तो सदोष परिरोध
के लिए जो दंड का प्रावधान है वो धारा 127 उपधारा 2 में दिया गया है। और धारा 127 उपधारा 2 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है वह 1 वर्ष तक के कारावास से या 5,000 रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है, ये बिल्कुल बातें, ये सारी बातें जो है बिल्कुल स्पष्ट हैं, इसमें कोई बहुत टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में मुख्य अंतर। तो आइए मुख्य अंतर जो है उनको भी हम देख लेते हैं इन दोनों ही अपराधों में। तो सदोष अवरोध में व्यक्ति को किसी एक दिशा में जाने से रोका जाता है, लेकिन सदोष परिरोध में व्यक्ति को सभी दिशाओं में जाने से रोक दिया जाता है। और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि सदोष अवरोध का अपराध आंशिक प्रतिबंध लगाता है, लेकिन सदोष परिरोध का अपराध पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। और चूंकि सदोष अवरोध में जो सजा का प्रावधान है वो सदोष अवरोध जो है वो 1 मास तक के अधिकतम कारावास से दंडनीय है, और जो कारावास होगा वो सादा कारावास होगा। इसलिए कहा जा सकता है कि सदोष अवरोध जो है वो कम गंभीर प्रकृति का अपराध है, इज लेस सीवियर इन नेचर। लेकिन जो है सदोष परिरोध ये जो है ये ज्यादा गंभीर प्रकृति का अपराध है, इट इज मोर सीवियर इन नेचर। तो इस प्रकार हमने सदोष अवरोध और सदोष परिरोध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को भी डिस्कस किया, और सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के बीच में जो मुख्य अंतर हैं उनको भी हम लोगों ने समझने की कोशिश की। और इस तरह मैं आज की क्लास को यहीं कंक्लूड करता हूँ। आशा है आप सब लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सब लोगों को ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।